नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल एकेडमी पर। आप लोग देख रहे हैं समसामयिकी क्रॉनिकल। और ये जो है मार्च 2024 के करंट अफेयर का वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जो है राज्य समाचार को कवर किया था और इसमें है राष्ट्रीय यानी कि जो हमारे भारत देश में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित जो करंट अफेयर है उसको हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद फिर आर्थिकी है, फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, फिर पर्यावरण पारिस्थितिकी, उसके बाद फिर इंडेक्स है और रिपोर्ट्स हैं, योजना एवं कार्यक्रम, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा। तो इस तरह जो है हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये राष्ट्रीय सेक्शन की जो है पहला जो करंट अफेयर है भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023। तो यहाँ पे जो है एक विधेयक लाया गया है जिसका नाम है भारतीय स्टाम्प विधेयक। ये जो है वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा लाया गया है। और ये इसका लाने का जो उद्देश्य है, जो स्टाम्प शुल्क हैं उनके प्रावधानों को आधुनिक व्यवस्था के साथ मिलाने के लिए लाया गया है। ये जो भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 है, ये 1899 का जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम है उसको ये जो है विस्थापित करेगा, यानी कि उसकी जगह पे ये लेगा जब ये विधेयक पास हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य जो है स्टाम्प शुल्क प्रावधानों को आधुनिक बनाना तथा स्टाम्प अधिनियम 1899 को प्रतिस्थापित करना है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 एक राजकोषीय कानून है जो लेन देन रिकॉर्ड करने वाले दस्तावेजों में स्टाम्प के रूप में लगने वाले कर से संबंधित है। अब देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो स्टाम्प शुल्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन आर्टिकल 268 के प्रावधान के तहत इसको जो है राज्यों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और इसको विनियोजित किया जाता है। वहीं पे अगर हम भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की बात करें तो ये जो है एक संविधान पूर्व अधिनियम है जिसमें जो है समय समय पर संशोधन किया गया है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में जो कई प्रावधान थे वो अब निष्क्रिय हो चुके हैं, इसलिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 को पुनर्संशोधित करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि जो भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 है, ये जब पास हो जाएगा तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की जगह को लेगा। अगला है विंग्स इंडिया 2024। तो ये जो है भारत का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है और इसको जो है 18 से 21 जनवरी 2024 को हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। अगर हम इस कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम को जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा आयोजित किया गया। यहाँ पे फिक्की की बात करें तो जो फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है विमानन उद्योग की सबसे नवीनतम प्रौद्योगिकी और मशीनरी का प्रदर्शन किया गया इसके माध्यम से, विंग्स इंडिया 24 के माध्यम से। एचएएल ने अपने स्वदेशी नागरिक प्लेटफॉर्मों जैसे हिंदुस्तान 228 विमान और उन्नत नागरिक हेलीकॉप्टर ध्रुव का प्रदर्शन किया। अब आगे हम देखते हैं भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु। तो यहाँ पे ये न्यूज़ आपको मिल सकती है, आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है ये जो है अटल सेतु, इसका नाम है। अब देखिए, ये जो है 12 जनवरी 2024 को जो है इसका उद्घाटन किया गया। ये जो है नवी मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नावा सेवा अटल सेतु। तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसकी लागत की बात करें तो इसकी लागत जो है 17,840 करोड़ रुपए है और ये जो है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। तो ध्यान दीजिएगा, ये समुद्री पुल है। और इसकी जो आधारशिला है दिसंबर 2016 में नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विशेषकर मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में संपर्क सुविधा में सुधार करना है। तो ये जो है मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जो है वहाँ से कनेक्टिविटी की सुविधा में जो है सुधार करना है। इस पुल में सिवरी और नावा सेवा के बीच यात्रा समय 2 घंटे से घटकर सिर्फ 20 मिनट रह जाएगी, यानी कि पहले 120 मिनट का टाइम लगता था, अब ये जो है 20 मिनट में ये दूरी कवर होगी। तो ये कितनी अच्छी बात है। और इससे जो है मुंबई से पुणे, गोवा, दक्षिण भारत के शेष हिस्सों का रास्ता भी छोटा हो जाएगा। ये जो है 28.8 किलोमीटर लंबा है और ये जो है 6 लेन वाला ये जो ब्रिज है इसको मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक भी कहा जाता है, MTHL। तो ये जो 21.8 किलोमीटर लंबा है और ये जो है 6 लेन है। और पुल का 16.5 किलोमीटर हिस्सा जो है ये आपका समुद्र पर है, जबकि 5.5 किलोमीटर हिस्सा ये जो है भूमि पर बना हुआ है। चलिए आगे है, अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस और 6 नई वंदे भारत
तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है 2 अमृत भारत है और 6 जो है 6 वंदे भारत 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। और इसका उद्देश्य जो था आम आदमी के लिए ट्रेन यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाना। पहली अमृत भारत एक्सप्रेस अयोध्या को सीता माता के जन्म स्थल बिहार के सीतामढ़ी से जोड़ेगी। तो जो पहली अमृत भारत है ये अयोध्या से बिहार में एक जगह पड़ती है सीतामढ़ी। ये सीता माता का जो है जन्म स्थल है, तो वहाँ से जुड़ेगी। इस ट्रेन का रूट बिहार के दरभंगा से अयोध्या होते हुए दिल्ली तक होगा। दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस मालदा से बेंगलुरु तक जाएगी। अमृत भारत एक्सप्रेस 130 किलोमीटर, इसकी जो स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये चलती है। घंटे की शीर्ष गति वाली नवीनतम पुल पुश ट्रेन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 6 नई वंदे भारत ट्रेनों में अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत, नई दिल्ली वैष्णो देवी वंदे भारत, मैंगलोर मडगांव वंदे भारत, अमृतसर नई दिल्ली वंदे भारत, जालना मुंबई वंदे भारत और कोयम्बटूर बेंगलुरु वंदे भारत शामिल है। तो टोटल यहाँ पे 2 अमृत भारत और 6 जो है वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया गया या इनको हरी झंडी दिखाई गई। सागर परिक्रमा चरण, यहाँ पे 12 कार्यक्रम। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मंत्री जो हैं परसोत्तम रुपाला ने 10 से 11 जनवरी 2024 को पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले सागर परिक्रमा चरण 12 कार्यक्रमों में भाग लिया। सागर परिक्रमा जो है ये मछुआरा समुदाय के कल्याण और तटीय विकास के लिए दूरदर्शी नेतृत्व की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। सागर परिक्रमा केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री के नेतृत्व में एक मेगा मत्स्य आउटरीच कार्यक्रम है। यहाँ पे अगर हम बात करें सागर परिक्रमा का जो उद्देश्य है तो मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना है। सागर परिक्रमा चरण 12 के तहत डायमंड हार्बर गंगा सागर में पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों अर्थात दीघा शंकरपुर फिशिंग हार्बर सुल्तानपुर फिशिंग हार्बर को कवर किया गया है। सागर परिक्रमा चरण 12 कार्यक्रम में भारत सरकार का मत्स्य पालन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, भारतीय तटरक्षक, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण और मछुआरा संघ ने भाग लिया। तो इसमें जो है ये जो सागर परिक्रमा चरण 12 है इसमें भारत सरकार का मत्स्य पालन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड और भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण और मछुआरा संघ ने भाग लिया। वहीं पे अगर हम बात करें कि सागर परिक्रमा के पहले चरण की यात्रा जो है ये मांडवी गुजरात से 5 मार्च 2022 को शुरू हुई थी। अब तक गुजरात, दमन और दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, अंडमान एवं निकोबार, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा जैसे तटीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सागर परिक्रमा के कुल 11 चरण कवर किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये 12वां चरण है। सागर परिक्रमा का 11वां चरण 7 से 9 जनवरी 2024 के दौरान ओडिशा के कई तटीय जिलों जैसे गंजम, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर से होकर गुजरा। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 से 6 जनवरी 2024 तक आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कोचिंग सेंटर के विनियमन हेतु दिशा निर्देश 2024। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है कोचिंग सेंटर के रेगुलेशन के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की गई है और इसके अनुसार कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट 16 साल से कम का है 16 से कम का है तो उसका जो है वहाँ पे नामांकन नहीं करेगा। दिशा निर्देश में इस बात पर बल दिया गया कि विद्यार्थियों का नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए। ये दिशा निर्देश 12वीं के बाद जेई, नीट, क्लैट जैसी एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली कोचिंग सेंटर के लिए बनाए गए हैं। कोचिंग केंद्रों को निर्देश दिया गया कि वे अभिभावकों और विद्यार्थियों को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी न दें। यहाँ पे होता क्या है कि वो बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर या कोई टॉपर्स होता है तो उसकी फ़ोटो वगैरह लगा कर क्या करते हैं, थोड़ा सा वो ज़्यादा मोटिवेट करते हैं या फिर भ्रामक वादे करते हैं तो लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और फिर वो जो है बच्चों को उसका जो है भुगतना पड़ता है प्रेशर। कोचिंग सेंटर ऐसे ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं कर सकते जिनके पास स्नातक स्तर से कम योग्यता है। हाँ, ये जो है थोड़ा जो स्नातक से यानी कि जो ग्रेजुएट से कम पढ़े लिखे हैं उनको ये लोग हायर नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो टीचिंग की जॉब नहीं कर पाएंगे। आगे है 41वां CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो यहाँ पे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD अपनी क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत 16 से 20 जनवरी 2024 तक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात में 41वां मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी CISO
डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, नई दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिभागियों ने भाग लिया। अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था जागरूकता फैलाना, क्षमता सृजन और साथ ही सरकारी विभागों को साइबर लोचशील इकोसिस्टम बनाने के लिए कदम उठाने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट है भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का निर्देश। भारत सरकार ने सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों को अगले 3 वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में हर पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। तो यहाँ पे जो है भारत सरकार ने सभी स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान जो हैं उनको जो है निर्देश दिया है कि 3 वर्ष के भीतर में, यहाँ पे 3 वर्ष के भीतर में भारतीय भाषाओं में हर एक पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप से मुहैया कराने के लिए निर्देश दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को उनकी अपनी भाषा में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना है। स्थानीय भाषाओं में सामग्री मिलने से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे बात तो सही है कि जब हम कोई चीज़ अपनी भाषा में सीखते हैं तो हमको वो जल्दी से सीखने में मदद मिलती है, जबकि वही हम किसी दूसरी भाषा में हम सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उस भाषा पे काम करना होता है। जब हम भाषा का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं उसके बाद फिर हमें उस सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी होती है। लेकिन वहीं पे जब हम अपनी मदर टंग में चीज़ों को सीखते हैं तो हमको जो है भाषा पे काम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम भाषा जो है बचपन से सीखे होते हैं। हमको सिर्फ़ और सिर्फ सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी होती है। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूल और उच्च शिक्षा नियामकों को क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन सामग्री बनाने का निर्देश दिया है। तो ये कुल मिला के ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसकी सिफारिश के तहत ये जो है किया गया है। नेक्स्ट है फारसी को 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का निर्णय। 15 जनवरी 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी, जिसको बोलते हैं पर्शियन, को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री द्वारा ये घोषणा ईरान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अपने ईरानी समकक्ष यच अमीर अब्दुल्लाहियन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई। आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं की पहचान की गई है। 2004 में तमिल को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। बाद में इस सूची में तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भाषाओं का नाम जुड़ा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 344(1) और 351 द्वारा शासित भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है, जिनकी संख्या वर्तमान में 22 है। नेक्स्ट है 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। तो यहाँ पे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 5 जनवरी 2024 को 1464 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कुल 105 किलोमीटर लंबाई वाला 12 राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि यहाँ पे NH-12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इस प्रस्तावित परियोजनाओं का उद्देश्य तमिलनाडु और केरल के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी को बढ़ाना, तीव्रगामी और अवरोध मुक्त परिवहन सुनिश्चित करना। तो ये जो है आपका ये केरला से तमिलनाडु को जो है जोड़ने के लिए किया गया। इस पहल से समग्र परिवहन लागत में कमी आएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। यह उपक्रम केरल में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन करने में भी मददगार साबित होगा। नेक्स्ट है सैन्य उपकरणों की खरीद हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर। तो 4 जनवरी 2024 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए अलग अलग कंपनियों के साथ 802 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पे बोगी ओपन मिलिट्री वैगन के लिए जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के साथ 473 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। किसके साथ? बोगी ओपन, यहाँ पे है बोगी ओपन मिलिट्री वैगन के लिए जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के साथ। उसके बाद है मैकेनिकल माइन फील्ड मार्किंग इक्विपमेंट की खरीद के लिए BEML लिमिटेड के साथ 329 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। बोगी ओपन मिलिट्री वैगन भारतीय सेना द्वारा सैन्य इकाइयों के परिवहन के लिए विशेष वैगन है। बोगी ओपन मिलिट्री वैगन का उपयोग हल्के वाहनों, बख्तरबंद गाड़ियों और इंजीनियरिंग उपकरणों को परिचालन क्षेत्र तक ले जाने के लिए किया जाता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन सैन्य उपकरणों का निर्माण स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त उपकरणों और उप प्रणाली के साथ किया जाएगा। इससे स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है श्री अन्न पर आधारित प्रेरक कहानियां का संग्रह लॉन्च। भारत सहित एशियाई और अफ्रीकी देशों के अनुभवों को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय कहानियों का
एक संग्रह 12 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। यह संग्रह विश्व भर में मोटे अनाजों को अपनाने पर क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे मोटे अनाजों की बात की जा रही है। किसकी? मोटे अनाज की बात की जा रही है। यह सार संग्रह श्री अन्न मतलब मोटे अनाज। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, श्री अन्न का मतलब होता है मोटे अनाज। जैसे पारंपरिक जलवायु वाली फसलों के बारे में सीखने और निवेश करने में प्रेरणादायक कहानियों के जरिए विश्व को मोटे अनाजों को लेकर जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। मोटे अनाजों के बारे में जागरूकता फैलाने की पहल नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सहयोग से जुलाई 2022 में शुरू की गई थी। एशिया और अफ्रीका में श्री अन्न को महत्व देने के लिए यह पहल अच्छी प्रथाओं को अपनाने और आदान प्रदान करने के सफल कार्यान्वयन का प्रतीक है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के दौरान जलवायु लचीलापन, खाद्य सुरक्षा और छोटे किसानों, विशेषकर महिलाओं की आजीविका के लिए श्री अन्न को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया गया। 58वां पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन। देश की आंतरिक समस्याओं से निपटने के लिए 58वां पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 5 से 7 जनवरी 2024 तक जयपुर में आयोजित किया गया। तो ये था 58वां पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन। कहाँ पे? जयपुर में। ये जो है राजस्थान में स्थित है। सम्मेलन में देश के 28 राज्यों के DGP, IG और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के IG शामिल थे। तो जितने स्टेट्स हैं और जितने यूटीज हैं उनके DGP और IG और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के IG शामिल थे। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में आतंकवाद विरोधी, उग्रवाद विरोधी गतिविधियों और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। IB ने 1920 में भारत में IGP का पहला सम्मेलन आयोजित किया था। तब से यह सम्मेलन नियमित रूप से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा था। स्वतंत्रता के बाद आयोजित इस तरह के पहले सम्मेलन का उद्घाटन 12 जनवरी 1950 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था IB ने किया था 1920 में। उसके बाद फिर 1950 मतलब स्वतंत्रता के बाद 12 जनवरी 1950 को पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसका आयोजन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 से इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय विस्तार देते हुए पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल। तो ये जो है आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में पहले अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। दोस्तों ये जो है आपका UPP का जो कांस्टेबल का एग्जाम था उसमें जो है ये 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में ये पूछा गया था कि पहला पूर्ण सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया। तो ये जो है मथुरा जिले के वृंदावन में खोला गया है। इस सैनिक स्कूल का नाम है संविद गुरुकुलम गर्ल सैनिक स्कूल। इसका नाम है संविद गुरुकुलम गर्ल सैनिक स्कूल। और इस विद्यालय में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये स्कूल उन लड़कियों के लिए प्रकाश की किरण है जो सशस्त्र बलों में शामिल होने और मातृभूमि की सेवा करने की इच्छा रखती हैं। भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और गैर सरकारी संगठनों, निजी राज्य सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी के माध्यम से 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 42 पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। 2019 में सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश को मंजूरी दी गई, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नौसेना अफसरों के बैच पर शिवाजी की राजमुद्रा। भारतीय नौसेना ने 29 दिसंबर 2023 को एडमिरल, वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल रैंक के अधिकारियों के एपालेट्स यानी कि अधिकारी के कंधे पर लगने वाला जो बैज है का नया लोगो जारी किया है। तो ये जो लोगो है ये जो है शिवाजी से संबंधित है। तो भारतीय नौसेना ने एडमिरल एपालेट्स का नया डिजाइन नौसैन्य ध्वज से लिया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। तो ये जो है जो छत्रपति शिवाजी है उनके टाइम पे जो राजमुद्रा थी उससे ये जो है प्रेरित है। नए एपालेट्स में मराठा शासक की राजमुद्रा को शामिल करना गुलामी की मानसिकता को त्यागने के एक प्रयास के रूप में है। इसे अंग्रेजी राज की नेल्सन रिंग के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। नए डिजाइन लिखित को शामिल किया गया है। गोल्डन नेवी बटन गुलामी की मानसिकता को दूर करने के संकल्प को दोहराता है। अष्टकोण यानी कि ऑक्टागोनल स्वरूप 8 दिशाओं का प्रतीक है, जो सेना की सर्वांगीण दीर्घकालिक दृष्टि को दर्शाता है। तो ये जो है ऑक्टागोनल है जो 8 दिशाओं का प्रतीक है। तलवार देश की शक्ति में अग्रणी बनने और प्रभुत्व के जरिए जंग जीतने, विरोधियों को हराने और हर चुनौती पर काबू पाने के नौसेना के उद्देश्य को दर्शाता है। टेलीस्कोप बदलते विश्व में दृष्टि, दूरदर्शिता और मौसम पर नजर रखने का प्रतीक है। अगला है श्री राम जन्मभूमि मंदिर। तो दोस्तों 22 जनवरी 2024 को जो है
अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया और इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस समारोह में अन्य लोगों के अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ परिचालक मोहन भागवत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नृत्य गोपाल दास उपस्थित थे। मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो मंदिर का जो डिजाइन है प्रसिद्ध वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अपने बेटे आशीष के सहयोग से बनाया है। भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण पारंपरिक, यहाँ पे ध्यान देना है कि नागर शैली में किया गया। इसकी लंबाई पूरब से पश्चिम 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। इसमें कुल 392 स्तंभ और 44 दरवाजे हैं। मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के जटिल चित्रण प्रदर्शित हैं। भूतल पर मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम के बचपन की स्वरूप श्री राम लला की मूर्ति को स्थापित किया गया है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में स्थित है, जहां सिंह द्वार के माध्यम से 32 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। मुख्य मंदिर की संरचना में राजस्थान के भरतपुर जिले से प्राप्त बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर शामिल हैं। चबूतरे में ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है जो मंदिर को एक टिकाऊ नींव प्रदान करते हैं। मंदिर में कुल 5 मंडप यानी हॉल हैं। एक है नृत्य मंडप, दूसरा रंग मंडप, तीसरा है सभा मंडप, चौथा है प्रार्थना मंडप और पांचवा है कीर्तन मंडप। मंदिर के पास एक ऐतिहासिक कुआं यानी कि सीताकूप जो प्राचीन काल का है। मंदिर परिसर के दक्षिण पश्चिमी भाग में कुबेर टीला में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। साथ ही जटायु की एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। मंदिर की नींव का निर्माण रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट यानी कि आरसीसी की 14 मीटर मोटी परत से किया गया है, जो इसे कृत्रिम चट्टान का रूप देता है। मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। जमीन की नमी से सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट का उपयोग करके 21 फुट ऊंचे चबूतरे का निर्माण किया गया है। आचार्य सत्येंद्र दास श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। नेक्स्ट है बड़नगर में 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण। आईआईटी खड़गपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पीआरएल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू और डेक्कन कॉलेज के पुरातत्व वैज्ञानिकों की एक टीम ने गुजरात के बड़नगर में खनन के द्वारा 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती के प्रमाणों की खोज की है। इन 2800 वर्षों के दौरान बड़नगर में विभिन्न साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ। साथ ही यह बाढ़ एवं सूखे जैसे विभिन्न जलवायु परिवर्तन स्थितियों से भी प्रभावित हुआ। बड़नगर में उत्खनन के दौरान विशिष्ट पुरातात्विक कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, तांबा, सोना, चांदी, लोहे की वस्तुएं और जटिल रूप से डिजाइन की गई चूड़ियां, सिक्के के सांचे भी मिले। इसे एक ही किलेबंदी में भारत का सबसे पुराना जीवित शहर माना जा रहा है। यह अध्ययन एल्सवियर नामक डच अकादमिक प्रकाशन कंपनी के जर्नल क्वाटरनरी साइंस रिव्यूज में हाल ही में प्रकाशित हुआ। इस अध्ययन का शीर्षक है प्रारंभिक ऐतिहासिक से मध्ययुगीन काल तक जलवायु, मानव बस्ती और प्रवास, पश्चिमी भारत, बड़नगर में नए पुरातात्विक खनन से मिले साक्ष्य। इस उत्खनन कार्य का नेतृत्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया, जबकि गुजरात सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय ने इसे वित्त पोषित किया। बड़नगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैतृक गांव भी है। बड़नगर बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक बौद्ध, हिंदू, जैन और इस्लामिक बस्ती भी रहा है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन। मकर संक्रांति का पर्व देश में विभिन्न तरीकों के नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। इस दौरान दक्षिण भारत में पोंगल के अवसर पर जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किया जाता है। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो प्रतिवर्ष पोंगल त्यौहार पर आयोजित होता है। वर्ष 2024 में श्रीलंका के त्रिंकोमाली में पहला जल्लीकट्टू कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जल्लीकट्टू खेल में बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पशु कल्याण मुद्दों का हवाला देते हुए जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2017 में तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू को अनुमति देने के लिए एक अध्यादेश पारित किया। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले तमिलनाडु सरकार के कानून को बरकरार रखा। गोल मेला का आयोजन 28 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में इस गोल मेला के नाम से जाना जाने वाला एक लोकप्रिय उत्सव आयोजित किया गया।
गोल मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। भक्तों का मानना है कि इस दिन से रात का समय कम होने लगता है और दिन का समय बढ़ने लगता है। यह त्योहार एक सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है जो भक्तों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। पूरे भारत में 2 प्राचीन मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित हैं। एक पुरी ओडिशा में और दूसरा जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसमें हमने जो है कवर किया है राष्ट्रीय स्तर की खबरों को, और इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर आर्थिकी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।